सुबह का सभी को राधे राधे। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे ये सीरीज जिसमें हम लोग मतलब एंशिएंट हिस्ट्री कर लिए थे। जो भी भारत का इतिहास है उसमें 3 पार्ट में होता है, जो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में, जिसमें हम लोग एंशिएंट देख लिए थे। जो वीडियो नहीं देखे वो आप लोग चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसका करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन भारत देख लिए थे, आज मध्यकालीन। मध्यकालीन को इंग्लिश में मिडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। जो भी नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करके जाया करिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत देख लिए थे, मध्यकालीन भारत आज देखेंगे। आ जाइए, आ जाते हैं मध्यकालीन भारत। ये बुक दरोगा के लिए है, एडीओ के लिए है, CGL 4 के लिए है और BPSC TRE के लिए है। तो ये सब आप लोग फॉलो कर सकते हैं इसको, मतलब फास्ट रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। बुक देखिए, बुक कोई भी है जो प्रॉपर एग्जाम करने के, सब एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। चले देखते हैं। तो भारत में हम लोग अरबों के आक्रमण से शुरू करेंगे और मेडावल हिस्ट्री पूरे 1 घंटा में हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ पॉइंट है, तो पॉइंट पढ़ने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए क्या करा। पहला पॉइंट, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो किसके नेतृत्व में, भारत में सफल आक्रमण पूछेगा तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे, तो यही मोहम्मद बिन कासिम ही थे। कब किए थे हमला, तो 712 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो पहली बार जो हमला किया था वो सिंध पे ही किया था, जो 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। ऐसे 3 गो क्वेश्चन बन गया एक ही क्वेश्चन से। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, और प्रथम मुस्लिम आक्रमण तो ये भी मोहम्मद बिन कासिम 1712 में। और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी 1712 में। अगला देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा शासक कौन था, मतलब शासक। तो फेमस क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, तो ये दाहिर था, ठीक है। अगला है, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, ठीक है। अगला देखिए, जजिया कर का प्रचलन किया था कौन, तो यही मोहम्मद बिन कासिम ही किया था, जो एक अरबी था, ठीक है। यही जजिया कर का प्रचलन आरंभ किया था। समाप्त कौन किया था, तो आगे आएगा क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनबी। अब हम लोग देखेंगे महमूद गजनी देखेंगे, ठीक है। देखिए, गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये अल्पतगीन थे। अल्पतगीन गजनी वंश के संस्थापक थे। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछेगा तो यही मोहम्मद गजनी हो जाएगा। अरबी प्रथम अरबी आक्रमण थे कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, तो मोहम्मद गजनी था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ओनली धन लूटना था, ठीक है। देखिए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था। ये कितने बार किया था, 17 बार हमला किया था, ठीक है। पहला आक्रमण ये 1000 ईस्वी में किया था मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी द्वारा जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया गया था, जो कहाँ पे है सोमनाथ मंदिर, सौराठ में, उसको लूटा गया था। वो 1025 में भीम प्रथम के समय में लूटा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा उस टाइम वहाँ के शासक कौन थे, तो भीम प्रथम थे। और कब लूटा गया था, 1025 में। मोहम्मद गजनी क्या था, तो ये सुप्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनी, ठीक है। और सुप्तगीन था कौन, तो ये था अल्पतगीन का गुलाम था, जो मतलब गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन, उसके गुलाम थे कौन, सुप्तगीन। और उसका पुत्र था मोहम्मद गजनी। सुप्तगीन कौन था, तो ये अल्पदीन का गुलाम था, या उसका दामाद भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा था, कब बैठा था, तो 998 ईस्वी में बैठा था। मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठा था 998 ईस्वी में, 27 वर्ष की अवस्था में। इसके पहले वो खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी गद्दी पर बैठने से पहले खुरासान का शासक था, और ये 27 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठा। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण, अंतिम लास्ट भारतीय आक्रमण कौन था, तो 1070 ईस्वी वाला था। किसके विरुद्ध था, ये जाटों के विरुद्ध था। अगला है, सुल्तान की उपाधि धारण करना वाला प्रथम शासक कौन था, तो यही था मोहम्मद गजनी, जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन थे, तो ये फिरदौसी थे। कवि थे ये फिरदौसी। और उतबी कौन थे, तो ये इतिहासकार थे। फिरदौसी किसके दरबार में थे, तो मोहम्मद गजनी के दरबार में। उतबी किसके दरबार में थे, तो मोहम्मद गजनी के दरबार में। देखिए अगला का रहा, किताब उल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इस दोनों पुस्तक के रचयिता उतबी है। किसके, किताब उल यामनी और तारीख यामनी, दोनों पुस्तक के लेखक उतबी है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ था, ये 1030 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1030 में हुआ था। शाहनामा के लेखक कौन है, तो ये फिरदौसी है।
किस में लिखा था शाहनामा? तो ये फारसी में लिखा था, ठीक है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। अब देखिए आगे, अल-बरूनी जो जिसको हम लोग अबू रेहेला के नाम से भी जानते हैं, भारत में आया था। ये कब आया था? तो ये भी मोहम्मद गजनी के साथ ही आया था, 11वीं सदी में आया था, ठीक है। अगला है, पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो यही अल-बरूनी थे जो मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। और इसका पुस्तक कौन सा है अल-बरूनी का? तो ये किताब उल हिंद है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, देखिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। इस तीनों क्वेश्चन में आदमी को कंफ्यूजन होता है। देखिए ये क्या है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण, तो तुर्की आक्रमण पूछेगा तो कौन हो जाएगा बताइए, अभी पढ़े हैं तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। और अरबी आक्रमण पूछेगा तो कौन हो जाएगा? हाँ, महमूद गजनी, ठीक है। और अरे यार महमूद गजनी लिखा है, क्या लिखा है? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी। और इसमें कहेगा जो, और पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और देखिए ये दोनों अरबी और तुर्की हो गया। और ये देखिए मोहम्मद गौरी जो था, ये भारत पर मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक थे, मोहम्मद गौरी। अगर मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक पूछेगा तो मोहम्मद गौरी हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और जीता था, कब? तो ये 1175 में आक्रमण किया था, मुल्तानों पे किया था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय हुआ था किसके काल में? तो ये मोहम्मद गौरी है, इसी को भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कब किया था? 1178 में किया था। अगला है, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? तो देखिए भीम द्वितीय भी मोहम्मद गौरी को हराया था 1178 में, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान भी हराया था किसको? मोहम्मद गौरी को, ठीक है। अब देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? तो ये अस्कंद था। कौन था? अस्कंद था। अब देखिए पहला युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार मिला था और पृथ्वीराज चौहान जीता था। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, 1 साल के बाद। ये तराइन का दूसरा युद्ध था, ठीक है। इसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको? तो मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को भी, ठीक है। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो ये हराया था गढ़वाल जो कन्नौज का था, राजा जयचंद को हराया था, ठीक है। अगला है, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? ये 15 मार्च 1206 को कौन किया था? तो खोखर नामक जाट समुदाय के लोग किया था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जा रहा था भारत से, रास्ता में पकड़ के इसको कूट दिया मिर्ची की तरह, ठीक है। कब? 15 मार्च 1206 को। अब हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक एवं गुलाम वंश। देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये मोहम्मद गौरी जो था उसी का दास था, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजाभिषेक किया था कब? तो ये 24 जून 1206 को राजाभिषेक किया था। अब देखिए गुलाम दास या मामलुक वंश के संस्थापक कौन थे? ये सब गुलाम वंश का ही नाम है। गुलाम वंश का दास वंश, मामलुक वंश, ये सब, तो ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे गुलाम वंश के संस्थापक, तो 1206 में किए थे। अगला है, गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, कब किया था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक किया था, ठीक है। गुलाम वंश का शासक मतलब गुलाम वंश ने दिल्ली, देखिए दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा है। गुलाम वंश, उसके बाद कौन है? सैयद वंश, खिलजी वंश, ये सब मतलब आया था। तो उसमें जो गुलाम वंश का कार्यकाल था वो 1206 से 1290 तक था, लगभग में 84 वर्ष था, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? ये राजधानी किसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये लाहौर को राजधानी बनाया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक थे, तो ये लाहौर को राजधानी बनाया था। ये लाहौर ही इसका भी राजधानी होगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजधानी तो लाहौर हो जाएगा। लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया था? तो दिल्ली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश लाया था, ठीक है।
कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण कौन प्रारंभ करवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक की अति प्रारंभ कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नहीं इल्तुतमिश आया था, जो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया था। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कौन कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब कराया था? 1199 ईस्वी में। अब देखिए अगला क्या करा है, लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, लाख बख्श। ठीक है। अब देखिए ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कौन? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही करवाया था। कहाँ पे कराया गया था बताइए तो? अजमेर में किया गया था। कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, हाँ, कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनाया था। अब देखिए भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में जो सूफी के चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? तो ये ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला है मईउद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा को किसने लिखा था? तो जहां आरा ने लिखा था, जहां आरा ने लिखा था। क्या करा एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मईउद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा किसने लिखा था? जहां आरा ने लिखा था। अब देखिए मईउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो ये है आपका अजमेर में है। ठीक है। अगला है गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था किसको? तो ऐबक को प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ऐबक को किया था। ठीक है, खाने वाला गोरी नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1210 ईस्वी में हुआ था। चौगान खेलते हुए, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिर के मर गया था भोसड़ी वाला, सॉरी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो ये लाहौर में है। ठीक है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो ये लाहौर में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? तो इल्तुतमिश आया। देखिए दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना? अगर पूछेगा गुलाम वंश के संस्थापक तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश हो जाएगा वास्तविक संस्थापक। अब देखिए इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पे कब बैठा था? ये तो बैठा था 1211 ईस्वी में। इसके बाद तो आराम सा जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था उसका हत्या करके बैठा था। ठीक है। इल्तुतमिश था क्या था? तो ये इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। देखिए देखिए क्या बोलते हैं, मोहम्मद गोरी का गुलाम था ये इल्तुतमिश, क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसका गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था, और उसका दामाद भी इल्तुतमिश था। ठीक है। अब देखिए गुलामों का इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था ये था, क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है। देखिए गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को। अल्पतगीन जो था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। ठीक है। अब उसके बाद ये था, अब देखिए तुर्कान ए चहलगानी, जिसको चालीसा ग्रुप बोलते हैं, ये 40 मतलब सरदारथी का ग्रुप था। ठीक है, योद्धाओं का ग्रुप था समझिए। तो ये इसका गठन कौन किया था? ये इल्तुतमिश किया था। इसका तुर्के चहलगानी का, इसको समाप्त कौन किया था? तो बलबन किया था। देखिए 40 ग्रुपों की शक्तियों को किसने तोड़ा था? तो देखिए आ ही गया, तो बलबन तोड़ा था। अब देखिए शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है। और चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था कौन? ये भी इल्तुतमिश। जो चांदी का होता था उसको टाका बोलते थे, जो तांबा का होता था उसको जीतल बोलते थे, तो इसको चलाया था इल्तुतमिश। अब देखिए मंगोल शासक जो चंगेल था जिसको हम लोग तेमुचीन के नाम से भी जाना जाता है, भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? तो ये किया था इल्तुतमिश। उस टाइम भारत से शासन किसका था? इल्तुतमिश का। जब मंगोल, चंगेज खान कहाँ का शासक था? ये भी पूछता है क्वेश्चन, कहाँ का शासक था? मंगोल का। ठीक है। इसका अन्य नाम तेमुचीन भी है, और ये भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम भारत पर किसका राज्य चल रहा था? तो इल्तुतमिश का चल रहा था। यही चीज पूछता है, जब चंगेज का आक्रमण किया था तो उस टाइम भारत पर शासन किसका था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था किसको? तो ये बनाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए BBI, तो मलिक जानी को एवज के स्थान पे। ठीक है, मलिक जानी को एवाज के स्थान पे। ठीक है। अब देखिए
हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश कर मृत्यु हुई थी, मतलब इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1236 में इसका मृत्यु हो गया था इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन का मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कौन करवाया था? तो ये इल्तुतमिश ही पूरा करवाया था। स्टार्ट कौन करवाया था बताइए, अभी पढ़े थे। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश का कार्य पूरा करवाया था। अब देखिए कुतुब कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके काल में, मतलब कि क्यों किया गया था? तो ये किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में, याद में, मतलब बख्तियार काकी था उसके यादों में किया गया था कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है? तो 72.5 मीटर है। कितना है? 72.5 मीटर। अब कुतुब मीनार में कुल कितने मंजिल है? तो ये 5 मंजिल है। कुतुब मीनार का जो 5वां मंदिर है वो अंतिम मंदिर है, जिसका निर्माण कौन कराया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक करवाया था। ठीक है। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिला किसकी बनी थी? तो ये लाल बलुआ पत्थर, जो पहला 3 मंजिल था नीचे से, वो किसका बना था? तो लाल बलुआ पत्थर का बना था। और कुतुब मीनार जो है उसका जो प्रवेश द्वार होता है वो क्या है? तो वो अलाई दरवाजा है। और अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था बताइए, फट से कमेंट करके बताइए। भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखिए रजिया का विवाह किया, रजिया ने विवाह किया था किससे? तो अल्तुनिया से विवाह किया था। ठीक है। रजिया किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या कब किया गया था? तो 1240 में काइथोल में डाकुओं ने कर दिया था इसकी हत्या। इसीलिए बोलता है रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक है। रजिया के मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी सुल्तान कौन हुआ? तो गयासुद्दीन बलबन हुआ। ठीक है। बलबन आया अंतिम, गुलाम वंश के अंतिम प्रभावशाली राजा कौन हुए? तो गयासुद्दीन सुल्तान, तो बलबन हुआ। अब देखिए आगे, अब हम लोग देखेंगे बलबन। ठीक है। बलबन देखते हैं। तो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो ये गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है। और बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। ठीक है। अब बलबन कौन थे? तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है। अब देखिए बलबन दिल्ली के गद्दी पे बैठा था कब? तो 1266 में दिल्ली के गद्दी पे बैठा था। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद से किया था। 1249 में नसरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का विवाह कराया था बलबन। देखिए टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो यही नसरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। जो बलबन का दामाद था। ठीक है। अब देखिए बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था कौन किया था? तो यही नसरुद्दीन मोहम्मद, जो उनका दामाद था, वही बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। क्लियर हो रहा ना अच्छे से? चलिए अब देखिए जिले इलाही की उपाधि धारण किया था कौन? तो गयासुद्दीन बलबन का ही उपाधि जिले इलाही भी है, और उलुग खां भी बलबन का ही उपाधि है। ठीक है। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लख्त और रॉ की नीति अपनाया था कौन? तो ये बलबन ने अपनाया था। और अगला देखिए ये भी है, तुर्क ए चहलगानी का विनाश कौन किया था? तो बलबन। इसको बनाया कौन था? अभी पीछे पढ़े थे बताइए। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? इल्तुतमिश। ठीक है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फारसी त्योहार जो नौरोज होता है, जो फारसी साल का पहला दिन होता है, उसको प्रारंभ कौन करवाया था? ये भी बलबन करवाया था। अब देखिए दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था? तो ये भी बलबन ने किया था। और दीवाने अर्ज था क्या एक्चुअली में? ये तो ये था सैन्य रक्षा मामलों के लिए एक विभाग था, सैन्य विभाग था। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? ये सैन्य रक्षा विभाग के मामलों का एक विभाग था। और ये इसको स्थापना कौन किया था दीवान अर्ज को? बलबन किया था। अगला देखिए राज दरबार में सिजदा और पैपोस प्रथा की शुरुआत कौन किया था? तो ये भी बलबन, मतलब हाथ पैर को चूमना। ठीक है। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ये बलबन के दरबार में रहते थे। भारत का तोता किसको बोला जाता था? यही अमीर खुसरो को भारत का तोता बोला जाता है। अब देखिए सबक ए हिंद अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? ये भी अमीर खुसरो को ही माना जाता था। क्या क्या समझे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बलबन में। भारत का तोता अमीर खुसरो, और सबक ए हिंद और हिंदी खड़ी बोली के जनक किसको माना जाता है? फादर अमीर खुसरो को। अब देखिए राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन कौन किया था? राजत्व सिद्धांत का तो ये बलबन किया था। ठीक है। अब देखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन
कैमूर से था, ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर से था। अब देखिए बलवन वंश, गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया? खिलजी वंश, जो कि काफी डेंजर वंश था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो 13 जून 1920 को गद्दी पे बैठा था, ठीक है। अब देखिए जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी किलो खड़ी थी, किलो खड़ी थी। खिलजी वंश की राजधानी किलो खड़ी थी। और खिल्ली वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, कब से कब तक? तो ये 1290 से 1320 तक शासन किया था, 30 वर्ष। और ये बताइए गुलाम वंश कब से कब तक था? पीछे पढ़े थे, कमेंट करके बताइए। 1206 से 1290 तक, 84 वर्षों तक किया था। अब देखिए आगे, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो ये भी खिलजी वंश हो गया, क्योंकि ओनली 30 साल शासन किया था। अगला, दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था किसके काल में? दक्षिण भारत जो है उसे प्रथम आक्रमण ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में हुआ था। अब फिरोज खिलजी की हत्या कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जो उसके मतलब भतीजा थे और दामाद भी थे फिरोज शाह खिलजी के। अब देखिए देखिए अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरसब था इसका नाम। अली भी था और गुरसब भी था अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, पूछता है एग्जाम में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? तो ये थे मलिक कफूर, ठीक है। और 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? तो इसी मलिक कफूर को कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा था। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर ए सानी अथवा द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। अब देखिए भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी था, मतलब नाप तोल करके भूमि को लगान वसूलता कौन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी किया था। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसको दीवान रियासत भी बोला जाता है, उसको कौन लागू किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी लागू किया था। अगला है भारत में राशन प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ कौन किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए अलाई दरवाजा और हौज एक खास का निर्माण कौन करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा और हौज एक खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था किसके काल में? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुआ था। अब देखिए इक्ता प्रथा को समाप्त किया था कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, इक्ता प्रथा को समाप्त। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? तो ये उलुग खान को, उलुग खान और नुसरत खान को भेजा था। अगला है आपका इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है किसको? तो ये अलाई दरवाजा को ही कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। देखिए दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला कौन था? दक्षिण भारत में तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। देखिए मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। मंगोल का आक्रमण कब हुआ था? 1299 से 1301 के बीच हुआ था, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था, ठीक है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ था? तो 1316 ईस्वी को हुआ था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था खिलजी वंश के। और देखिए नेक्स्ट, कभी कभी दरबारियों के बीच नग्न होकर दौरा करता था तथा स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, ये कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यही जो खिलजी वंश के लास्ट शासक थे। अब देखिए रानी पद्मिनी, जिसको पद्मावती भी बोला जाता है, वो कहाँ की थी? तो ये चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। पद्मावत महाकाव्य की रचना किया है कौन? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था, कब? 1540 में किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक थे। तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था, कब? तो 1320 से 1414 तक, मतलब 94 वर्ष, 1320 से 1414 तक किया था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये भी तुगलक वंश ही होगा, क्योंकि 94 वर्ष किया था। दिल्ली सल्तनत की बात हो रहा है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? ये गयासुद्दीन तुगलक ही सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये पंजाब प्रांत का गवर्नर था। जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था ना, तो गयासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का गवर्नर था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण और गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है आपका, क्या गया, हाँ, तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो ये अमीर खुसरो है तुगलकनामा के लेखक। पता ही होगा, इंपॉर्टेंट भी है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? तो 1325 ईस्वी में हुआ था। जूना खा निर्मित लकड़ी के महल में दबने से हो गया था। तो लकड़ी से महल में दबने से किसका मृत्यु हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक। कब? 1325 में। अब हम लोग पढ़े थे मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो ये जूना खा था, ठीक है। यही जूना खा यही बनाया था लकड़ी के महल जिसमें दब गया था ये, ठीक है, या मार दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 1325 में बैठा। अब देखिए, तन्की, पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया है किसको? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। तन्की, पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु जो आप लोग हैं। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा। अब देखिए, कृषि विकास के लिए आमीर कोही विभाग की स्थापना कौन किया था? यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। तो आमीर कोही का संबंध किससे है? मोहम्मद बिन तुगलक से। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी बोलते, ले गया था कौन? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, जो कि असफल रहा था। अगला, इब्ने बतूता जो मोरक्को का यात्री था वो भारत आया था किसके काल में? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था। कब? तो 1333 ईस्वी में। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था किस बुक में? तो किताब उल रहेला ग्रंथों में। जो किस भाषा में थी? तो अरबी भाषा में। रेहला, इब्ने बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला, जिसको किताब उल रेहला भी बोलते हैं। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था किसके काल में? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासक काल में हुआ था। कौन किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो आगे आ जाएगा। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुआ था कब? तो 1351 में। चलिए फिर भी आप लोग को बता देते, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का किए थे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक आया था। कौन था? उसका चचेरा भाई था इसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। अब देखिए, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला, लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यही फिरोज शाह तुगलक था। दीवाने खैरात की स्थापना किया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक किया था दीवाने खैरात। सिंचाई कर, जिसको हक ए सर्व बोला जाता है, लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ये भी फिरोज शाह तुगलक ही था। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था, जो कि आप लोग को याद ही होगा, इम्पोर्टेंट भी है। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कौन करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक करवाया था सबसे पहले। बताइए तो नहरों का निर्माण कौन कर रहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। बंद कौन कर दिया था इक्ता प्रथा का? बताइए तो। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बंद किया था ना इक्ता प्रथा, उससे भी ज़्यादा। देखिए, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के थे। जो किस वंश के थे? तुगलक वंश के थे, ठीक है। अब देखिए, जौनपुर, जौनपुर नगर को कौन बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक बसाया था। भारत का सिराज किसको बोला जाता था? यही जौनपुर को बोला जाता है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नहीं, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। अब देखिए, तैमूर लिंग ने जिस टाइम भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम कौन शासक था? तो यह नसरुद्दीन मोहम्मद शासक था। कब? 1398 में, ठीक है। अब देखिए, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हो गया? ये सैयद वंश का उसके बाद स्थापित हो गया राज भारत में। अब हम पढ़ेंगे सैयद। देखिए, सैयद वंश पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां थे। कौन थे? खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 1414 से 1421 तक चला था।
अब देखिए खिज्र खां था कौन था, तो ये तैमूर लंका सेनापति था। अब देखिए सुल्तान के स्थान पर खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण किया था, तो रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। कौन किया था, तो खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना किया था, तो तारीख मुबारक शाही की रचना किया था। अब देख सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का अंतिम शासक। अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी वंश। देखिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट है, तो बहलोल लोधी है, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला प्रथम अफगान शासक, ये पहला अफगान शासक था, तो कौन था, तो ये बहलोल लोधी था। पहले हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की उपाधि, कौन, तो यही बहलोल लोधी। पहले हजरत आला की उपाधि धारण के, बाद में मतलब किसका, क्या बोलते, सुल्तान की उपाधि। क्या बोलते हैं, बहलोल लोधी के मकबरा को बनाया था कौन, तो सिकंदर लोधी बनाया था। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी, वही उसका मकबरा बनाया था। कबीर समकालीन थे किसके, तो सिकंदर लोधी के समकालीन कबीर दास थे, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना कौन किया था, तो यही सिकंदर लोधी ने किया था। कब किया था, 1504 ईस्वी में। अनाज से कर समाप्त किया था, जो अनाज वो बचता था उससे कर समाप्त कर दिया था कौन, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है आपका, मुसलमानों को ताजिया निकालने तथा स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कौन, तो ये सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था किसके मकबरा में, तो ये सिकंदर लोधी के मकबरा में दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था। सिकंदर लोधी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1517 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गले की बीमारी के कारण हो गया था, ठीक है। अल्लाह अगला है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था कौन, तो इब्राहिम लोधी था, जो सिकंदर लोधी का पुत्र था। देखिए युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था, यही इब्राहिम लोधी था। किसमें मरा था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में मर गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए। खतौली के युद्ध कब हुआ था, तो 1517 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोधी को कौन हराया था, तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने हराया था। खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में। इब्राहिम लोधी को मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने हराया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, ये फारसी थी, फारसी। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता है, उसको क्या बोलते थे, भू राजस्व ग्रामीण अधिकारी, तो चौधरी बोलते थे, चौधरी, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, जो कब किए थे, 1336 ईस्वी में किए थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के सामंत थे, ये काकतीय राजवंश के समकालीन थे, ठीक है, सामंत थे। आगे नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो हम लोग पीछे पढ़े थे। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी, तो हम्पी थी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी, तो पेनुकोंडा था, पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तो ये तेलुगु थी। अब देखिए हम्पी अवशेष कहाँ है, तो मतलब ये विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है हम्पी, ठीक है। हम्पी स्थित है कहाँ पे, तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले के तंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो ये भी हम्पी कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो ये 13 जनवरी 1565 को, जिसमें विजयनगर को पराजित हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में कौन हारा था, तो विजयनगर हार गया था। कब हुआ था ये युद्ध, 13 जनवरी 1565 को। संगम वंश की स्थापना किया था कौन, तो हरिहर और बुक्का ही किया था, ठीक है। इटली के यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पे कब आए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। इटली के यात्री निकोलो कांटी। संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो ये देवराय द्वितीय जो था संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विरूपाक्ष द्वितीय था। अब देखिए फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व दर क्या थी, तो उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व का दर क्या था, उपज का 1/6 भाग था।
विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो आराबीडू या अराबिडू। ठीक है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था। कौन था? वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तुलु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। मतलब महान शासक इसलिए पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? तो तुलु वंश है। ठीक है। कृष्णदेव राय समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ये बाबर के समकालीन है। कृष्णदेव राय ने किस वर्ष तक शासन किया था? तो 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, क्या थे? तो ये तेलुगु के 8 विद्वान थे। कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। अब देखिए, तेनालीराम जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनालीराम भी रहते थे, वही 8 विद्वानों में शामिल थे। आंध्र भोज कहा जाता है किसको? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है तथा हजारा मंदिर जो विजयनगर में है, उसको कौन बनाया था? तो यही कृष्णदेव राय ही ने बनाया था। अगला देखिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में आए थे? तो ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे। अब देखिए, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कहाँ? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, कहाँ? और क्या हुआ था? पराजित हो गया था। तो कुली कुतुब शाह को पराजित किया था शायद गोलकुंडा के युद्ध में। अब देखिए, गोलकुंडा जो हैदराबाद के तेलंगाना में है, उस किला को बनवाया था कौन? तो काकतीय वंश ने बनवाया था। कब? तो 13वीं सदी में बनवाया था गोलकुंडा के किला। अब देखिए, गोलकुंडा की संधि कब हुआ था? तो 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में गोलकुंडा की संधि हुआ था। पुर्तगाली नुनीज आया था किसके काल में? अच्युत राय के समय में आया था। ठीक है। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये सदाशिव था। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। अब हम पढ़ेंगे बहमनी राज। देखिए, बहमनी राज की स्थापना हुआ कब? तो 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा किया गया था, जो मतलब जिनका क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम था, पूरा नाम, जिसको हसन गंगू बोला जाता है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये गुलबर्ग थी। कहाँ थी? गुलबर्ग। गुलबर्ग का जगह बीदर को अपना राजधानी बना था कौन? तो अहमद शाह। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये मराठी थी। ठीक है। बहमनी साम्राज्य में मतलब राजभाषा क्या थी? मतलब राजभाषा तो मराठी थी। बहमनी साम्राज्य में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? बड़ी वजीर ए अशरफ कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिर अल उमरा कहा जाता था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कालीमुल्लाह था, कलीमुल्लाह। ठीक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कौन? तो कुली कुतुब शाह ने ही बनाया था, जो बहमनी साम्राज्य से संबंधित थे। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में देखते हैं। देखिए, जौनपुर की स्थापना किया था कौन? तो फिरोज शाह तुगलक किया था। भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो हुसैन शाह सरकी ने किया था। कब? 1470 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कौन किया था? तो सुहादेव जी ने किया था। ठीक है। कश्मीर का अकबर किसको बोला जाता है? जैन अल अबदीन को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कौन कराया था? ये भी इंपोर्टेंट है। कौन है? जैन अल अबदीन ने करवाया था। ठीक है। अगला देखिए, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ थी मेवाड़ की राजधानी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कौन करवाया था? तो राजा कुंभा ने करवाया था। कब? 1448 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म ये बंगाल के नदिया में हुआ था। ठीक है। महाप्रभु चैतन्य समकालीन थे किसके? तो अलाउद्दीन के समकालीन थे। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद जी किए थे। ठीक है। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का कौन किया था? तो अलवर और नैनार संतों ने किया था। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक तो शंकराचार्य जी थे। और शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था 1708 ईस्वी में। द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो माधवाचार्य थे द्वैतवाद के संस्थापक। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे।
और शुद्ध द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के कौन थे? तो निम्बार्काचार्य थे। ठीक है, इसको 4 बार याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम तो पढ़ेंगे नहीं 4 बार यहाँ पे, तो आप लोग याद कर लीजिए। जैसे द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद का तो निम्बार्काचार्य। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे था। क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो हुलसी था। कौन था? हुलसी। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो अकबर के समकालीन थे। मीराबाई समकालीन थे किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1498 ईस्वी में मेतरा राजस्थान के कुदकी पाली ग्राम में हुआ था। ठीक है। अब मीराबाई के गुरु कौन थे? तो ये रैदास या संत रविदास थे। मीराबाई के पिता कौन थे? तो रत्न सिंह राठौर थे। कौन थे? रत्न सिंह राठौर। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य और बाबर। मीराबाई वही थी जो कृष्ण के अति थे। मुगल साम्राज्य और बाबर देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य और बाबर देखेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था। मुगल शासकों का क्रम क्या है? तो पहले बाबर आया था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। ठीक है, ये एक क्रम है। अब देखिए बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जो जन्म हुआ था आपका 24 फरवरी 1483 में। कहाँ पे हुआ था? तो फरगना में हुआ था बाबर का जन्म। 24 फरवरी मतलब 1483 में फरगना में हुआ था। 24 फरवरी। बाबर के पिता का नाम क्या था? इसका था उमर शेख मिर्जा नाम था बाबर के पिता का नाम। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीर उद्दीन बाबर था। जहीर उद्दीन बाबर था। जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था वो कौन दिया था? तो ये दिया था दौलत खां और आलम खां लोधी। ये दोनों दिया था। लोधी वंश के कह सकते हैं। अब देखिए बादशाह की उपाधि धारण किया था बाबर का। ये 1507 में किया था। और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी बार? तो ये 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ, बाबर ने किसको पराजित किया था इसमें? बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है। और इसमें जीत का कारण क्या बना था? तो तोपखाना और सैन्य कुशलता बना था उसका दोनों। बाबर ने प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था किस युद्ध में? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था किस में? तो ये बाजौर एवं भेरा के युद्ध में किया था सबसे पहली बार। बाजौर और भेरा के युद्ध में किया था सबसे पहली बार तोप का प्रयोग। खानवा का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गए थे। कब हुआ था खानवा का युद्ध? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। कब? तो यही खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। बाबर फरगना की गद्दी पे कब बैठा था? ये 8 जून 1494 में बैठा और 12 वर्षों की अवस्था में बैठा था। वो 12 वर्ष का था तभी बैठा था। अब देखिए 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। किसको पराजित किया था चंदेरी के युद्ध? ये मेदिनी राय को पराजित किया था बाबर चंदेरी के युद्ध में। अगला है 1529 में घाघरा का युद्ध में बाबर ने पराजित किया था किसको? तो घाघरा के युद्ध में किसको किया था? महमूद लोदी को। जो कौन थे? तो अफगान राजा थे महमूद लोदी। अब देखिए भारत में बाबर के युद्धों का क्रम क्या है? सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर घाघरा का युद्ध हुआ था। अब देखिए भारत के अपने आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक बाबरी की रचना किया था। ये किस भाषा में किया था? तो ये तुर्की भाषा में किया था। अगला है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना किया था। अब देखिए अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था कौन? तो ये मीर बाकी कराया था। ये कौन था मीर बाकी? तो बाबर का सेना नायक था।
नेक्स्ट, मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? मुगल मुगल जो थे यही, तो ये किसके वंशज थे? तो ये तैमूर के वंशज थे। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गया था। प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो ये आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। और बाबर का कब्र कहाँ है? तो ये काबुल में है। बाबर का उत्तराधिकारी पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? हुमायूं के बारे में देखेंगे। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? तो ये हामिदा बानो बेगम था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्षों की अवस्था में आगरा में बैठा हुमायूं। बाबर के मृत्यु के बाद हुमायूं ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? ये 4 भागों में विभाजित किया था। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? ये हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनने का नियम कौन बनाया था? तो ये भी हुमायूं बनाया था। नेक्स्ट है आपका, दीनपना नामक नगर बसाया था कौन? तो ये हुमायूं बसाया था दीनपना नामक नगर। हुमायूं नामा की रचना कौन किया था? तो गुलबदन बेगम किया था। गुलबदन बेगम थी कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, ठीक है, मतलब हुमायूं की बहन थी। दीनपना नगर की स्थापना कौन किया था? तो ये हुमायूं किया था। अगला है, हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुआ था? तो दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय को सीढ़ियों से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरा का निर्माण कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। हाजी बेगम ने, मतलब हुमायूं के मकबरा का निर्माण कौन कराया था? 1565 में हाजी बेगम ने कराया था। इसके कारीगर कौन थे? तो मरीक मिर्जा ग्यास था कारीगर इसका। नेक्स्ट है अपना हम लोग देखेंगे शेरशाह। देखेंगे, देखिए शेरशाह इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए शेरशाह के बचपन का मूल नाम क्या था? तो ये था फरीद खान था। और शेरशाह को शेर खां की उपाधि कौन दिया था? तो दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने दिया था। शेर खां ने शेरशाह की उपाधि पदवी ग्रहण किया था किस पे? तो चौसा के युद्ध के बाद वो शेरशाह बन गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 25 जून 1539 को शेरशाह ने किसको पराजित किया था इसमें? तो ये हुमायूं को पराजित किया था। अपने नाम से खुतबा, जो प्रशंसा भाषण होता है, वो कौन पढ़वाया था? तो शेरशाह ही ने पढ़वाया था, खुद से खुद का तारीफ करवाया था। चौसा के युद्ध के बाद किया था ये। बिलग्राम, जिसको बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 को किसके की बीच? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें क्या शेरशाह ने पराजित किया था किसको? तो हुमायूं को किया था इसमें भी। अगला है, फिर डाक प्रथा का प्रचलन कौन सा करवाया था? डाक प्रथा का ये भी शेरशाह ने करवाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत कौन करवाया था? ये भी शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो कुल उपज का 1/3 भाग था। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपया का सिक्का ढलवाया गया था किसके काल में? शेरशाह सूरी द्वारा ढलवाया गया था। अब देखिए आगे, मलिक मोहम्मद जैसी, जिसकी रचना कौन है? 12 मासा, उस किसके समकालीन थे? तो यही शेरशाह के समकालीन थे। स्वप्नवासवादता के रचयिता कौन है? तो ये भास है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? 1545 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कलिंजर में तोप के गोले के विस्फोट से हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर। अकबर जिसको जलाल उद्दीन भी बोला जाता है, उसका जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 के अमरकोट, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था? तो हामिदा बानो था। अकबर का राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ पे? तो कालानौर में बैरम खां के द्वारा हुआ था, ठीक है। अब है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था कब? 5 नवंबर 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर ने किसको पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बैरम खां। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां, ठीक है। ये अकबर का, बैरम खान कौन था? तो अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाने खाना की उपाधि धारण दिया था किसको? तो बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दिया था। अकबर ने जरी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि किसको दिया था? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम बोला था, और अब्दुल समद को क्या बोलते? सीरी कलम बोला था। अगला है,
धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था कौन? तो अकबर। अकबर के राजनीतिक विजय की शुरुआत किया था कब? 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर कौन थे? तो मालवा का अंतिम सुल्तान बाज बहादुर, इसी के विरुद्ध लड़ा होगा। अकबर द्वारा चित्तौड़ का विजय कब हुआ था? तो 1567 में। अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 के समय वहां का शासक कौन था? तो ये उदय सिंह था, उदय सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 में अकबर ने किसको हराया था? तो महाराणा प्रताप को हराया था हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? तो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, और महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान। अब है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ये चेतक नाम था, चेतक। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद नाम था हाथी का। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ था? तो 19 जनवरी 1597 को। कैसे हुआ था? पश्चात चढ़ते वक्त अंदरूनी चोट से हुआ था, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था कौन? अकबर। बुलंद दरवाजा कौन बनाया था? अकबर। मतलब कब बनाया था? तो 1572 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। अकबर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कब आया था? 1588 में हेक्टर जहाज से आया था रॉल्फ फिंच। भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किया था कौन? तो पुर्तगालियों ने अकबर के समय में 1605 में किया था। पुर्तगालियों ने अकबर के समय में 1605 में तंबाकू खेती की शुरुआत किया था। मनसबदारी प्रथा लागू किया था कौन? तो ये भी अकबर किया था, मनसबदारी प्रथा। इबादत खाना की स्थापना, तो ये भी अकबर हो जाएगा। जब्ती प्रणाली का प्रचलन, तो ये भी अकबर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है किसको? तो अकबर के काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल तो अकबर के काल को। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किया था कौन? तो अकबर के समय में शुरू हुआ था चार बाग बनाने की परंपरा। अब हम लोग देखेंगे अकबर का राजकवि कौन था? तो ये फैजी था। राजकवि कौन था? फैजी था। पंचमहल को बनवाया था कौन? तो ये अकबर ने बनवाया था। नवरत्न विद्वान कवियों से संबंधित था, तो किसके समय में था नवरत्न? तो अकबर से संबंधित था। दीने इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था कब? तो 1582 में दीन इलाही शुरू किया था। अकबर द्वारा इलाही संवत कैलेंडर की शुरुआत किया गया था 1583 में। और दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? तो अबू फजल को पुरोहित बनाया गया था दीन इलाही को। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अबुल फजल थे। अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता थे। आईने अकबरी की रचना कौन किया था? तो ये भी अबुल फजल ही किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कौन किया था? ये भी अबू फजल ही किया था। अब देखिए अबू फजल की हत्या कौन किया था? तो वीर सिंह बुंदेला कर दिया था अबू फजल की हत्या, याद रखिए। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे किसके? तो अकबर के थे। अकबर के समकालीन थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अब अब्दुल समद थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन थे। उसका मूल नाम क्या था तानसेन का? तो रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ये ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। फैजी तथा बीरबल कौन थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे फैजी बीरबल। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये बीरबल था। बीरबल का बचपन का क्या नाम था? तो महेश दास था। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में तीर्थकर को समाप्त करके कौन किया था? तो अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त 1564 में मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया। किसके काल में? तो अकबर ने किया था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1605 में अतिसार रोगों से हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदराबाद जो आगरा में वहाँ पे है। अकबर का मकबरा बनवाया था कौन? तो जहांगीर शाह उसके पुत्र। अकबर के उत्तराधिकारी पुत्र कौन हुए? तो सलीम हुए। सलीम को ही जहांगीर बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 में हुआ था। सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी कौन थी? तो नूरजहां थी, कुछ जिसको क्या बोला जाता था? मेहरुनिसा। नूरजहां का प्रथम विवाह कहाँ हुआ था? अली कुली बेग से। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था कहाँ? तो अली कुली बेग से।
नूरजहाँ के पिता कौन थे? तो मिर्जा ग्यास बेग थे, मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहाँ की माँ थी क्या? असमत बेगम थी, असमत बेगम नूरजहाँ की माँ थी। गुलाब से इत्र निकालने की विधि कौन खोजाता था? यही नूरजहाँ की माँ थी, असमत बेगम, वही गुलाब से इत्र निकालने की विधि। न्याय का जंजीर स्थापित किया था कौन? तो ये जहांगीर किया था न्याय का जंजीर। चित्तौड़ की संधि हुआ था किसके समय में? तो जहांगीर के समय। कब हुआ था? तो 1615 में। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था? तो ये भी 1615 में हुआ था। दो दो अस्पा सिंह अपसा अपसा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर किया था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था कौन? जहांगीर ने। कौन? जहांगीर। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? तो जहांगीर के थे भक्त तुकाराम समकालीन। उस्ताद मंसूर तथा अब्दुल हसन के चित्रकार थे किसके? तो जहांगीर के समय के थे। ठीक है, चित्रकला का जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग भी बोला जाता है। मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी कब? जहांगीर के शासनकाल में। देखिए आ ही गया। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। और मुगल जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो कैप्टन हॉकिंस थे। कब आए थे? 1608 में। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था किसको? तो यही हॉकिंस को दिया था। थॉमस रो भारत आया था कब? 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1616 में। जहांगीर की मृत्यु कब हो गया था? तो 1627 में हो गया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ था? तो शहादरा लाहौर में था। ठीक है। जहांगीर का मकबरा कौन बनाया था? तो नूरजहाँ बनाया था। और जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? तो शाहजहाँ। अब हम देखेंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। उनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी के लाहौर में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? तो जगत गोसाई था। मुमताज महल जिसकी असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, वो कौन थी? तो शाहजहाँ की पत्नी थी। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने मुमताज महल के स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 52 साल में हुआ था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था कौन? उस्ताद ईसा खान, जो पर्सिया का था। ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था कहाँ से? तो राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से लाया गया था। आना का सिक्का चलाया था कौन? शाहजहाँ ने। आना का सिक्का कौन चलाया था? शाहजहाँ ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर, जिसको महान रहस्य नाम से करवाया गया था, कौन किया था? दारा शिकोह। किसके पुत्र थे दारा शिकोह? तो शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद और लाहौर किला के शीशा महल को कौन बनाया था? ये सब शाहजहाँ बनाया था। अब देखिए मयूर सिंहासन को कौन बनाया था? ये भी शाहजहाँ बनाया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार कौन थे? तो वे वादल का। ठीक है। अब देखिए मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था कौन? तो मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस भी बोला जाता है, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? तो शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहा है? कौन कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। कौन कहा था? B.A. स्मिथ। शाहजहाँ ने गुण समंदर की उपाधि दिया था किसको? गुण समंदर। तो संगीतकार लाल खां को। किसको दिया था? संगीतकार लाल खां को। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था कौन? तो औरंगजेब कराया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो जहां आरा बेगम, जो शाहजहाँ की पुत्री थी, वही कराया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो जहां आरा बेगम, जो शाहजहाँ की पुत्री थी। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाया था 8 जून 1658 को। कहाँ? तो आगरा के किले में। शाहजहाँ का मृत्यु कब हो गया था? तो 22 जनवरी 1666 में उसका मृत्यु हो गया था। आगरा के किले में ही 74 वर्ष की उम्र में हो गया था। और हम पढ़ेंगे औरंगजेब, जो कि बहुत खतरनाक थे। शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था कहाँ? 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में। ठीक है। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद
जिंदा पीर किसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो ये औरंगजेब को बोला जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया था कब, 1686 में। कब किया था, 1686 में। मुगल वंश के शासक जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ तो कौन था, औरंगजेब। कब कब, तो एक बार 1658 में, एक बार 1659 में। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा बनाया था औरंगजेब, महाराष्ट्र में स्थित है ये बीबी का मकबरा, उसी को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रुबिया उद्दौला का मकबरा है, ठीक है। हाँ, औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद, जिहाद का अर्थ क्या होता है, दरुल इस्लामी होता है, मतलब इस्लामी राज। नौरोज त्योहार मनाने पर रोक कौन लगाया था, तो औरंगजेब। और चलाया कौन था नौरोज शाह, तो बलबन, ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था कब, तो 1679 में, ठीक है, 79 में, 1679 में। जजिया कर था क्या था, तो गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला कर था। अकबर ने 1664 में इसे बंद कर दिया था। एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था कौन, तो ये औरंगजेब किया था। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कौन, औरंगजेब। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था औरंगजेब। संत रामदास समकालीन थे किसके, तो औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला, जिसको जनपद बोलते उसको क्या कहते थे, मंत्री परिषद को विजारत बोलते थे, और जो जिला होता था उसको सरकार बोलते थे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज, जो लास्ट पेज हम थी इसका, मेडाइवल का, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न चालू हो जाता है, तो मेडाइवल देख लेते, एक ही पेज और है, कर लेते। देखिए, मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का क्या कहलाता था, तो सरकारी भूमि जो था उसको हम लोग कहते थे खालसा कहते थे, और सिक्का जो था उसका सब शम्स कहते थे, ठीक है। मुगल काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे, तो दाम कहते थे, जो रुपया का 40वें भाग के बराबर होता था, तांबे के सिक्के। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो ये फारसी थी। बाबुल मक्का कहा जाता था किसको, तो ये सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी कब, 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, 1707 में। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ताराबाई कर रहा था। औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ, तो खुलदाबंद में, खुलदाबंद में औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ, खुलदाबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। औरंगजेब जिले के खुलदाबाद शहर में, वही महाराष्ट्र के औरंगजेब जिले के खुलदाबाद शहर में ही स्थित है इसका मकबरा। अब हम पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। देखिए, औरंगजेब के मृत्यु के बाद किसने बहादुर शाह के नाम से खुद को सम्राट घोषित किया, तो मुअज्जम नाम था इसका, जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था। अब देखिए, मुगल साम्राज्य के गद्दी पे बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन था, तो ये बहादुर शाह था, ठीक है। कितने, 63 वर्ष की उम्र में बैठा था। ताहे बेखबर कहा जाता है किसको, तो इसी बहादुर शाह को कहा जाता है। बहादुर शाह की सहायता किस सिख गुरु ने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह किया था। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो बंदा बहादुर। किसके नेतृत्व में सिखों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो बंदा बहादुर। किसने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था, तो बंदा बहादुर। लंपट मूर्ख कहा जाता किसको, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल वंश के घृणित कायर किसे कहा जाता था, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था, तो रफ़ी उद दरजात थे, रफ़ी उद दरजात। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, रंगीला बादशाह। अब देखिए आगे, हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को किस नाम से जाना जाता है, तो सैयद वंशी। ये दोनों सैयद बंधु थे किंग मेकर, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां। सैयद बंधुओं का अंतिम किसके शासनकाल में होता है, ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही अंत हो गया। ये क्या करा, 11 अक्टूबर 1724 को साकर खेरा की लड़ाई में निजाम उल मुल्क ने किसे हराया था, ये दक्कन के सूबेदार मुवारीज खान को हराया था।
अगला है, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था कौन? तो निजाम उल मुल्क ने। कब? 1724 में। अब देखिए, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। कब? तो 1739 में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये तो यही नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पूछता है, शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा को ईरान ले गया कौन? तो यही नादिर शाह ईरान लेके चल गया। तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन बोलते हैं, उस पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह थे। स्वतंत्र अवध रियासत का स्थापना किसने किया था? तो सादत खान किया था। कब? 1722 में किया था। सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि कौन दिया था? तो मोहम्मद शाह ने ही दिया था। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, या द्वितीय, उसको बोल लो, जो बोल लो। लाल किला स्थित हीरा महल को किसने बनवाया था? हीरा महल तो बहादुर शाह जफर ही बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे? तो ये बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो भी बोलो। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 में रंगून में हुआ था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो ये रंगून में। देखिए, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1630 को। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो जुन्नार के समीप है। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोसले नाम था। क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक गुरु कौन थे? तो दादा कोंडदेव था। दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। शिवाजी के राजाभिषेक करवाया था को कब? तो 1664 में किया था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में शिवाजी को राजाभिषेक कौन कहा था? 1674 में हुआ था। काशी के विद्वान गंगा भट्ट के रायगढ़ किले में हुआ था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था 1674 में, रायगढ़ में राजाभिषेक के बाद। शिवाजी को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो ये औरंगजेब दिया था। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्या था? तो पैदल सेना का नाम पाइक था, और भूमिकर को रैयत वाली बंदोबस्त भी था। शिवाजी की पहाड़ी चूड़ी क्या कहलाता था? पहाड़ी चूड़ी। मतलब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कौन कहता था? चूहा ये कहता था औरंगजेब कहता था। शिवाजी ने राजभाषा बनाया था किसको? तो मराठी को राजभाषा बनाया था। शिवाजी का प्रशासन किन शैलियों पर आधारित था? तो दक्कन शैली पे। शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान के प्रमुख पद कौन से? तो पेशवा। पेशवा को क्या बोला जाता था? प्रधानमंत्री। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो सुमंत कहा जाता था। और सैन्य प्रधान को तो सरी ए नौबत कहा जाएगा, मतलब कहा जाता था। और वित्त मंत्री को अमात्य। पत्रकार विभाग का प्रमुख कौन होता था? चिटनीस होता। चिटनीस पर पत्रकार विभाग क्या होता है? चिटनीस होता है। धार्मिक कार्यों का सलाहकार किसको माना जाता है? पंडित राव को। धार्मिक कार्यों का सलाहकार किसको माना जाता है? पंडित राव को। गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन था? तो वाक्यावनिवेश था। वाक्यान्वेष। न्याय विभाग का कौन था? तो न्यायाधीश था। शिवाजी महाराज के सबसे पहले किस किले को जीता था? शिवाजी महाराज ने तो तोरन का किला जीता था। शिवाजी ने पहली बार सूरत को लूटा था। कब? 1664 में। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को कब लूटा था? फिर 6 साल का 1670 में। देखते हैं लास्ट लाइन। देखिए, आगे पढ़ते हैं। चौथ और सरदेशमुखी थे। क्या थे? तो ये एक कर थे।
अरे देखिए, चौथ कर था क्या, तो भू राजस्व कर का 1/4 था, चौथ लिया जाता था। सरदेशमुखी कर में क्या लिया जाता था, तो जितना आय होता था उस वक्त उसका 1/10 लिया जाता था। पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो 22 जून 1665 को। कहाँ हुआ था, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, ये तलहार युद्ध में हराया था। कब हुआ था, 1672 में। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कौन सा था, कर्नाटक पर था अंतिम आक्रमण। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद किया था, 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था, मतलब कैद किया था। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1680 को हुआ था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो संभाजी थे। संभाजी की हत्या कौन करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, तो बाजीराव प्रथम था। कब किया था, 29 मार्च 1737 को। 1728 में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था किसको, तो निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था किसको, निजाम उल मुल्क को। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था कौन, तो बाजीराव प्रथम। इसके लड़ाकों को क्या पेशवा थे। पानीपत के तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में हुआ था। नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है कौन, तो बालाजी बाजीराव, इन्हीं को नाना साहब बोला जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसको, तो मराठाओं को किया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, तो अहमद शाह था। 8 बार भारत पर आक्रमण किया था ये। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो ये बाजीराव द्वितीय था, जो अंतिम पेशवा था। बेसिन की संधि कब हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। देखो, बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1802 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच। ये समाप्त कैसे हुआ था, तो सालवाई की संधि के द्वारा। सालवाई की संधि कब हुआ था, तो 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादाजी शिंदे के बीच हुआ था सालवाई की संधि। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, 1803 से 5 तक हुआ था, और तृतीय 1817 से 19 तक। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कहाँ, बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे कहाँ कहाँ। प्रथम में कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। द्वितीय में लॉर्ड वेलेजली थे। तृतीय में लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है। पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया कैसे, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। पेशवाओं का वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। जयपुर शहर की स्थापना कौन किया था, तो सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था कहाँ, तो दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा में, इतने जगह। इसी के साथ हम लोग का मेडाइवल खत्म हो गया। अब हम देखेंगे एंसेंट है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो इससे पहले हम इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें आपको बायोलॉजी है, पार्ट 2 में है आपका क्या है, फिजिक्स है। पार्ट 3 में जो है आपका क्या है, 3 में है केमिस्ट्री। और पार्ट 4 में है एंसेंट हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत है। पाँच ये हो गया आपका पार्ट 5, जिसमें मेडाइवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत है वो हो जाएगा। पार्ट 6 कल आएगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। तो जो नहीं देखे हैं पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सब देख लीजिए भाई। यही जो क्वेश्चन आएगा छोटा छोटा, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन बहुत कुछ यहाँ से आएगा, ये चीज़ याद रखिए। और जिसको वीडियो पसंद हुआ आया होगा वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्या बोले, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, पसंद आए ना आए। ठीक है।